मातृ प्रणाम 1 2 3। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्राभिता या वीणा वरदंड वंदित करा श्वेत पद्मासना ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति देवे सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती इह से सजा ज्ञापा शुक्लां ब्रह्म विचार सा परमां माध्यां जगद्व्यापिनी वीणा पुस्तकधारिणीम् अभयदाम् जाड्यां विकारापहाम् हस्ते स्वाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थिताम् वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। मातृ प्रणाम 1 2 3। जी पंगवाल जी, नथीलाल जी, भाईसा प्रणाम। आप परिचय कराओ। जी भाईसा प्रणाम। जी अभिषेक की आवाज आ रही है? जी आवाज आपकी आ रही है, बताइए जी, कराइए। जी भाई साहब, सभी लोगों को प्रणाम। आज हम सब के लिए विद्या भारती उत्तराखंड में अपने ज्येष्ठ और वरिष्ठ सभी कार्यकर्ता जो शिक्षा के क्षेत्र में लगे हुए हैं, ऐसे सभी हम लोगों के लिए आज ये सौभाग्य का विषय है कि आज अपने बीच में अपने श्रीमान अवनीश भटनागर जी, आप राष्ट्रीय मंत्री विद्या भारती, और इसके अलावा आपके पास संस्कृति उत्थान न्यास के आप महामंत्री हैं। आप भारत सरकार के जो प्रशिक्षण संस्थान है, आप उसके माननीय निदेशक भी हैं। आज इस अवसर पर निरंतर जहाँ हमको लगातार ये प्रशिक्षण जूम ऐप के माध्यम से हमको मिल रहा है, मार्गदर्शन मिल रहा है, उसमें आज आपका ही और मार्गदर्शन हमको प्राप्त होगा। आपका निवास हापुड़ में है। मैं आदरणीय भाई साहब से आग्रह करूंगा कि हम सबको पाथे देने की कृपा करेंगे। श्रीमान अवनीश भटनागर जी। सभी को प्रणाम। अभिषेक जी, आवाज ठीक आ रही है मेरी? आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है जी। एक विषम प्रकार की परिस्थिति में हम सब लोग इस तकनीक के माध्यम से जुड़ रहे हैं आपस में। हम सब कार्यकर्ता, मैं इस समय पार्टिसिपेंट्स की सूची देख रहा हूं, कुछ बंधुओं के उपकरण का नाम आ रहा है गैलेक्सी या इस प्रकार का, इसलिए मैं उनको नहीं पहचान पा रहा हूँ। शेष सभी लोगों का नाम देखने से ध्यान में आया कि सब पर्याप्त वरिष्ठ कार्यकर्ता गण इसमें जुड़े हुए हैं, और ऐसे में मुझको लगता नहीं कि मुझको जो विषय दिया गया है उस पर मुझको कुछ विशेष और व्याख्यायित करने की आवश्यकता पड़ेगी। इसको आप ऐसा भी कह सकते हैं कि जिस विषय की चर्चा आज हम कर रहे हैं, यह वह विषय है जिसको हम पिछले 67 वर्षों से अपने विद्यालयों में उपयोग करने, लागू करने, उसको प्रत्यक्ष करने का प्रयास कर रहे हैं।
जब विद्या भारती 1952 में विद्या भारती का काम शिशु मंदिर योजना के नाम से प्रारंभ हुआ, तभी से एक प्रकार से ऐसा माना जाता था, और जो आज 2020 तक भी माना जाता है, कि हमारा काम विद्यालय संचालन करना मात्र नहीं है। अब विद्यालय अगर संचालन नहीं कर रहे तो शिशु मंदिर योजना फिर विद्यालय क्यों चला रही है? विद्या भारती का काम थोड़ा इससे अधिक है, यानी ऐसा कह सकते हैं कि विद्यालय संचालन करना यह भी विद्या भारती के अनेक कामों, अनेक दायित्वों में से एक है। और इसलिए अपने को इस बात का भी विचार करना चाहिए कि हम करना क्या चाहते हैं। तो सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को इस बात की हम स्पष्टता सबको है कि विद्यालय संचालन के माध्यम से हम इस समाज का, इस राष्ट्र का निर्माण करने योग्य नई पीढ़ी, अगली पीढ़ी का निर्माण करना चाहते हैं। और वो कैसी पीढ़ी होगी, तो उस पीढ़ी के बारे में हमारा लक्ष्य, सामान्यतः विद्या भारती का लक्ष्य, उसका शीर्षक ही हमारा लक्ष्य, वो विद्या भारती का लक्ष्य नहीं, क्योंकि विद्या भारती अलग से कुछ ही नहीं है, हम सबको मिलाकर ही विद्या भारती, और इसलिए विद्या भारती का लक्ष्य नहीं, हमारा लक्ष्य। उसकी वह पंक्ति अपने को ध्यान में आती है, किस प्रकार की युवा पीढ़ी का निर्माण करना है, जो शारीरिक, प्राणिक, मानसिक, बौद्धिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक दृष्टि से परिपूर्ण हो, समुन्नत हो, परिपुष्ट हो। इस समाज के जो आज से 20 साल 25 साल बाद जो आज विद्यार्थी हैं, वे जब इस समाज में दायित्ववान, समाज को नेतृत्व करने की क्षमता से संपन्न बनेंगे, उस समय वे इस काम को ठीक प्रकार कर सके। और इसलिए इस सब प्रकार का विकास, इसको अपने यहां कहा गया सर्वांगीण विकास या समग्र विकास। अब इस सर्वांगीण विकास के माध्यम के रूप में हमने जो प्रयास किया, वह एक प्रकार तो वह है जो हम विद्यालय संचालन करते हैं, तो हम जिस बोर्ड से मान्यता प्राप्त हैं, जिससे हमने संबद्धता ली हुई है, उस संबद्धता के नियमावली के आधार पर हमको कुछ विषयों का कक्षा में शिक्षण करना होता है। भाषा पढ़ाई जाती है, संस्कृत और अंग्रेजी भी भाषाओं के तौर पर ही पढ़ाए जाते हैं, गणित है, विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है, ऐसे सारे प्रकार के विषयों का शिक्षण देने का काम अपने कक्षा कक्ष में करते हैं। परंतु यह शिक्षण वह विषयों का शिक्षण है, यह जीवन का शिक्षण है। और विद्या भारती का कोई आविष्कार नहीं, वास्तव में कहना चाहिए तो इस भारत के, इस देश के ऋषि मनीषियों ने अपना जो उद्देश्य तय किया, हमारा कैसा जीवन होना चाहिए, उसको सिखाने की जो विधा है, उसका नाम हमारे यहाँ शिक्षा या विद्या कहा गया। तो जब हम विद्या या शिक्षा की बात करते हैं, तो स्वाभाविक है वह जीवन की शिक्षा, जीवन की दृष्टि विकसित करने वाली शिक्षा होनी चाहिए, जीवन में सक्षम बनाने वाली शिक्षा होनी चाहिए। और इसलिए हमने, आप हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र, जीव विज्ञान, गणित, सांख्यिकी, कुछ भी पढ़ाइए सिखाइए, परंतु अंततः उसको जीवन जीने की शिक्षा सिखाना, यह शायद सबसे प्रमुख आवश्यकता है। और इसलिए विद्या भारती ने विचार किया कि सर्वांगीण विकास का विचार करते हुए हमको किस प्रकार अपनी युवा पीढ़ी का निर्माण करना चाहिए। सर्वांगीण विकास यानी क्या, और उसमें जो आज का विषय है आधारभूत विषय, जिसको हमने कहा फंडामेंटल, अंग्रेजी में शब्द है आधारभूत, यानी इनके आधार पर ही जीवन की दृष्टि, जीवन का निर्माण यह होता है। और इसलिए हमने केवल बालक को अपने योग्य बनाना, अर्थात अच्छे मार्क्स लाना मात्र नहीं, वह सब प्रकार से विकसित हो, उसका जीवन सब प्रकार से इस देश के, समाज के लिए उपयोगी हो सके, इस प्रकार का विकास करने का विचार किया। आज के लिए विशेष बात यह भी है विचार करने की कि यह केवल हम सैद्धांतिक बात कर रहे हैं या हमारे कक्ष में, हमारे विद्यालय में, हमारे पाठ्यक्रम के साथ साथ भी इसका कोई उपयोग हो सकता है, इसको लेकर अपने को क्या करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि इन तीनों बातों पर, पहली बात, ये आधारभूत विषय क्यों तय किए विद्या भारती ने, इसकी जानकारी हमारे आचार्य परिवार को होनी चाहिए। अन्यथा क्या होगा, सामान्य रूप से क्या होता है, हम आदेश निकालते हैं और ये कल्पना करते हैं कि आदेश के माध्यम से लोग हमसे जुड़ जाएंगे,
हमने जो कहा वो मान लिया जाएगा। लेकिन प्राय ऐसा होता नहीं। यदि ऐसा होना होता तो फिर इतने वर्षों में सब कुछ ठीक हो रहा होता। और बल्कि ऐसा कहना चाहिए कि हमारे अधिकार क्षेत्र, विद्या भारती के अधिकार क्षेत्र, प्रांत की हमारी इकाई के अधिकार क्षेत्र से कहीं अधिक व्यापक अधिकार क्षेत्र सरकारों का होता है। सरकारों के आदेश भी खूब निकलते हैं, लेकिन हम सब जानते हैं कि सरकारों के आदेशों का पालन नहीं होता। तो अब उसके पीछे कारण क्या? हम व्यक्ति को, जिसको पालन करना अपेक्षित है, उसको हम यह नहीं समझा पाते कि जो वह करने जा रहा है उसका वास्तव में कोई औचित्य, उसके पीछे कोई जस्टिफिकेशन, उसकी कोई आवश्यकता, उपयोगिता, अनिवार्यता है या नहीं। हम केवल उसको इस आधार पर ही चलाते जाते हैं क्योंकि विद्या भारती ने तय किया है, वो श्रद्धेय गांधी जी थे, उन्होंने तय किया होगा, तो माननीय लज्जाराम जी ने तय किया होगा, तो श्रद्धेय भाई जी कहते हैं इसलिए। कोई कहता है ऐसा नहीं। हमारे ऋषि मनीषियों ने जब इन विषयों का विचार किया होगा तो इस छात्र की, विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास के इस विचार को कैसे जोड़ा होगा। मैं प्रारंभ में कुछ मिनटों में इस को कैसे हम अपने आचार्य परिवार, क्योंकि अंततः तो पालन कराना उनकी जवाबदारी है, उनके माध्यम से ही हो सकेगा, इसलिए हम उनको यह कैसे बता सकते हैं। तो थोड़ा इस पक्ष पर मैं संक्षिप्त चर्चा करता हूं। पहले प्रातः स्मरण का अंतिम से ठीक पहले वाला श्लोक हम सबको स्मरण है। पृथ्वी सगंधा सरसास्तापः स्पर्शी च वायु ज्वलनम च तेजः नभः सशब्दम। आगे सबको मालूम है, इसलिए मैं पूरा श्लोक नहीं बोल रहा। काम की बात मैंने 5 बातें की। हम सब जानते हैं यह सृष्टि भी और यह शरीर भी इन 5 महाभूतों से निर्मित है। इन 5 महाभूतों में उनके प्रत्येक के एक एक काम, एक एक गुण भी है। इन 5 महाभूतों में पृथ्वी सगंधा, पृथ्वी का गुण है गंध, गंध युक्त होती है पृथ्वी। जहां वायुमंडल से हम बाहर चले जाते हैं, पृथ्वी के बाहर गंध की अनुभूति नहीं होती। पृथ्वी गंध उत्पन्न करती है। सरसः तापः, आपः यानी जल, इसका गुण है उसकी सरसता। स्पर्शी च वायु, वायु का गुण स्पर्श है। हमको पता कैसे लगती है वायु चल रही है? दिखाई नहीं देती, पर स्पर्श होती है हमारे शरीर को तो हमको पता लगती है। ज्वलनम च तेजः, चौथा तत्व अग्नि, और उस अग्नि तत्व का गुण प्रकाश, तेजः, तेज उत्पन्न करना। 5वीं इस 5 महाभूतों में 5वां तत्व कहा गया नभः सशब्दम। नभ यानी आकाश, उसका गुण है शब्द यानी ध्वनि उत्पन्न करना। ध्वनि उसके माध्यम से हमारे पास आती है। अब यह जब सृष्टि के 5 महाभूतों की चर्चा करते हैं तो जरा शरीर के भी 5 अंगों की बात इसमें जोड़ना जरूरी है। हम इन 5 गुणों, 5 महाभूतों के 5 गुणों की अनुभूति अपने शरीर के 5 अंगों के माध्यम से करते हैं। उसमें 5 अंग, पृथ्वी से गंध, गंध कहां से लेते हैं? तो हमारी नासिका है, नाक है, जो हमको गंध अनुभूति कराती है। सरसस्तापः, रस यानी स्वाद, स्वाद का जो गुण है, जल का गुण, वह हमारी जिह्वा से हम ग्रहण करते हैं। कोई भी स्वाद, मीठा, खट्टा, कड़वा, कसैला, खारा, ये हमारी जिह्वा से हमको पता लगता है। स्पर्शी च वायु, हमारी त्वचा है जो स्पर्श गुण युक्त है, उससे हमको पता लगता है किसी भी चीज को, ठंडा है, गर्म है, चिकना है, खुरदरा है, ये हम छू कर पता लगाते, स्पर्श करके पता लगाते हैं। ज्वलनम च तेजः, यह प्रकाश का गुण जो अग्नि का गुण है, यह कोई भी प्रकाश हमारी आंखों के माध्यम से हम ग्रहण करते हैं। प्रकाश ना तो हमको कुछ नहीं दिखाई देता अंधकार के अंदर, इसलिए उस प्रकाश को हम अपनी आंखों से ग्रहण करते हैं। विज्ञान के सिद्धांत में तो हम कोई भी चीज देखते तब है जब प्रकाश उस वस्तु पर पड़कर परावर्तित होकर हमारी आंखों पर आता है तो हम उस वस्तु को देख पाते हैं। अंधेरे में चूंकि परावर्तन नहीं हो सकता इसलिए नहीं देख सकते। और नभ शब्दम, तो आकाश का गुण शब्द उत्पन्न करना, और हम शब्द या ध्वनि, आवाज अपने कानों से सुनते हैं। ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं जो हमारे शरीर में स्थित 5 महाभूतों का अनुभूति अर्जन कराने का काम करते हैं। अपने यहां ज्ञानार्जन के प्रक्रिया को
शब्द उपयोग किया गया ज्ञानार्जन के करण। ये ज्ञानार्जन के करणों को दो हिस्सों में बांटा गया। एक को कहा गया बहिःकरण और एक को कहा गया अंतःकरण। बहिःकरण यानी जो बाहर से दिखाई देते हैं, और उसको भी फिर दो हिस्सों में बांटा गया। एक को कहा गया 5 कर्मेंद्रियां और दूसरे को कहा गया 5 ज्ञानेंद्रियां। ये 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां। कर्मेंद्रियां उनका इसलिए नाम है क्योंकि वो कर्म करती हैं। ज्ञानेंद्रियां उनका नाम इसलिए क्योंकि वह ज्ञान अर्जन करती हैं, यानी अनुभूतियां करती हैं। यह दोनों तत्व मिलकर जो बहिःकरण कहे गए, 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रिय, मैं भी कर्मेंद्रियों की व्याख्या नहीं कर रहा हूं, हम सब लोग जानते हैं उनके बारे में। इन ज्ञानेंद्रियों, जिनको मैंने अभी नाक, कान, आंख, जिह्वा और त्वचा, इन 5 ज्ञानेंद्रियों और 5 कर्मेंद्रियों को मिलाकर यह हमारे शरीर की संरचना है, जिसको यह बाहरी आवरण हमने कहा है। एक और बात का हम विद्या भारती में खूब चर्चा करते हैं, और वह भी मैं निवेदन करता हूं कि वो विद्या भारती का आविष्कार नहीं है, वह भी इस देश के ऋषि मनीषियों द्वारा दिया गया हमारे लिए एक संदेश है। हम उस मार्गदर्शन के आधार पर काम करते हैं। तैत्तिरीय उपनिषद में उसका वर्णन पर्याप्त विस्तार से, पूरा एक चैप्टर ही उस पर है, उसका एक अध्याय उपनिषद में, चैप्टर या अध्याय के लिए शब्द है वल्ली। तो एक वल्ली यह पूरी तरह से इस पर ही केंद्रित है, जिसमें बताया गया है कि व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना, माने किसका विकास करना, तो अपने यहां उस शब्द को लिया गया पंचकोशात्मक विकास। यह पंचकोश से निर्मित हमारा शरीर है, और ये केवल शरीर में हूं ऐसा नहीं, मैं शरीर मात्र नहीं। यह जो दिखाई देता है यह बहिःकरण है, परंतु जो दिखाई नहीं देते ऐसे भी 4 तत्व अंतःकरण के रूप में हमारे अंदर उपस्थित होते हैं। यह बहिःकरण और अंतःकरण मिलकर, यानी 10 मिलाकर, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय मिलाकर 10 चीजें मिलाकर हुई बहिःकरण, और 4 अंतःकरण के तत्व मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इनको मिलाकर ऐसे कुल 14 मिलकर अंतःकरण और बहिःकरण मिलकर ज्ञानार्जन की प्रक्रिया को पूर्ण करते हैं। अपने यहां जो पंचकोशात्मक विकास की बात की गई, उसमें इन्हीं तत्वों की बात है। यह जो मूलभूत हमारा दर्शन है, तत्व चिंतन है, उसके आधार पर हमारे लिए जो बात ध्यान में आती है वो ये है कि यह जो बहिःकरण है, यह मिलकर हमारा बाहरी आवरण तैयार होता है, जिसको हमने शरीर कहा। इसको जो पंचकोशात्मक अपनी रचना है उसके अंदर इसको अन्नमय कोश कहा गया। अन्नमय कोश यानी यह जो अन्न से निर्मित है, अन्न से ही इसका पालन पोषण होता है, इसलिए इस शरीर के लिए अन्नमय कोश नाम दिया गया। अब विकास की प्रक्रिया में सबसे पहले विकास की जो अवधारणा आई वह इस शरीर से ही प्रारंभ होती है। यह सबसे बाहर का आवरण है जो सबको दिखाई देता है, और इस बाहरी आवरण को विकसित करना चाहिए, यह शिक्षा का पहला है। तो कहा गया शारीरिक विकास होना चाहिए। अब फिर से मैं हमारा लक्ष्य वाले उस वाक्य को स्मरण करा रहा हूं, शारीरिक, प्राणिक, मानसिक, बौद्धिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक दृष्टि से पूर्ण विकसित हो। तो यहां पर सबसे पहले प्रकार के विकास का नाम रखा गया शारीरिक विकास, यानी शरीर का, इस अन्नमय कोश का विकास करना। अब अन्नमय कोश का विकास करना माने तो सभी को दारा सिंह बना देंगे, ऐसा तो नहीं संभव है, आवश्यकता भी नहीं। हम शारीरिक विकास का अर्थ मानते हैं कि यह शरीर, बालक का शरीर, यह सबल हो, सुपुष्ट हो, सुडौल हो, निरोगी हो, स्वस्थ रहे। ऐसा बालक, जरा विचार कीजिए, अब चूंकि ज्ञानार्जन की प्रक्रिया से हम इसको जोड़ रहे हैं, तो जरा विचार कीजिए, ऐसा बालक जो बार बार अस्वस्थ हो जाता हो, आज पेट दुख रहा था, आज सिर दुख रहा था, आज बुखार आ गया था, ऐसा बच्चा पढ़ाई में भी अच्छा नहीं हो सकता। इसलिए ज्ञानार्जन की प्रक्रिया का पहला चरण शारीरिक विकास कहा गया, और इसलिए इस शारीरिक विकास को केंद्र में रखकर हमारे यहाँ अपने जो 5 आधारभूत विषय हैं उसमें इस पहले कोश के विकास के लिए हमने शारीरिक शिक्षा को अपने स्थान बनाया।
मुझे लगता है ये मैं, आप सभी वरिष्ठ लोग हैं, आप में से अनेक लोग इस विषय को स्वयं भी कई कई बार शायद इस पर अपना बौद्धिक दे चुके हो। मैं केवल पुनर्स्मरण इसलिए कर रहा हूं कि हम अपने आचार्य परिवार के बीच में जब भी बातचीत करें तो उनको इसकी उपयोगिता क्या है, क्यों करना, हमको केवल आदेश है इसलिए नहीं, इसकी आवश्यकता वास्तव में बालक के सर्वांगीण विकास के लिए है, इसलिए इसको करना। इसलिए शारीरिक विकास, और शारीरिक विकास जैसा मैंने कहा कि वो सबलता, सुपुष्टता, सुडौलता, स्वास्थ्य, इन सब दृष्टियों से आवश्यक है। इसलिए उस बालक को सामान्य रूप से अपने यहाँ उसके लिए जो उसके चरण कहे गए उसमें बताया गया कि आहार यह संतुलित हो, व्यायाम अवश्य करता हो। आज बड़ी समस्या यह हो गई है कि दुनिया में जो WHO आजकल बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है, WHO की रिपोर्ट कहती है कि आज दुनिया की लगभग 750 करोड़ जनसंख्या में दो हिस्से हैं। कोई 350 साढ़े 300 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कुपोषण का शिकार है, जिनको भरपेट भोजन या एक प्रकार से कहा जाए तो पर्याप्त पोषण नहीं प्राप्त होता, और लगभग इतने ही कोई 350 साढ़े 300 करोड़ लोग ऐसे हैं इस दुनिया में जो ओवरवेट है, यानी उनके शरीर की रचना की तुलना में जितना उनका वजन अपेक्षित है उससे कहीं अधिक वजन है, यानी उनको अतिरिक्त कैलोरीज या अतिरिक्त उनके पास शरीर में पोषण जा रहा है जो शरीर में इकट्ठा हो रहा है। तो शरीर की सुडौलता या शरीर में संतुलित आहार का जाना और उस आहार को पचाने के लिए व्यायाम, ये दूसरी आवश्यकता है। तीसरी आवश्यकता विश्राम है। बालक खाता भी अच्छा है, खेलता कूदता, साइकिलिंग करता, दौड़ लगाता, बाकी सब काम भी करता है, परंतु देखते हैं बड़ी कक्षाओं के विद्यार्थी बोर्ड परीक्षाओं के दौरान रात में देर तक पढ़ते हैं, सुबह जल्दी उठकर पढ़ते हैं, और आजकल तो केवल पढ़ाई ही एकमात्र कारण नहीं रह गया, आजकल तो दूसरा कारण है मोबाइल और लैपटॉप पर जो दिन भर और रात भर चलता है। तो सामान्यतः वह काम शुरू ही रात में 10-11 बजे के बाद, जब परिवार के सब लोग सो जाते हैं तब बच्चा उसको शुरू करता है, नेट सर्फिंग जिसे कहते हैं, या विभिन्न प्रकार की चैटिंग चलती है रात में 2 बजे 3 बजे तक। अब शरीर का एक जो सिस्टम है, शरीर में एक इनबिल्ट सिस्टम, अंदर से बना हुआ एक सिस्टम है कि शरीर में दिन भर जो हमारे काम काज करने से, चलने फिरने से, व्यायाम करने से शरीर के सेल्स, कोशिकाएं टूटती फूटती हैं, उनकी मरम्मत करने का काम शरीर उस समय करता है जब हम विश्राम कर रहे होते हैं। हम लोग अनुभव करते होंगे, किसी दिन किसी कारण से रात को ठीक से नींद नहीं आई तो परिणाम क्या होता है, अगले दिन पूरे दिन किसी काम में मन नहीं लगता, सिर भारी रहता है। तो विश्राम तीसरी आवश्यकता है। शारीरिक विकास के लिए विश्राम पर्याप्त न मिलना तो शरीर कमजोर करने का कारण बनता है। चौथी आवश्यकता, कोई बालक अच्छा खाता है, आहार व्यायाम विश्राम, अच्छा खाता है, खेलता कूदता, व्यायाम भी करता है, विश्राम भी करता है, 8 घंटे 10 घंटे सो भी लेता है, लेकिन चौथी आवश्यकता उसके साथ जुड़ी हुई है, स्वच्छता। चर्चा तो आज खूब चल रही है, प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम भी है, स्वच्छता अभियान, स्वच्छ भारत अभियान, सब कुछ, लेकिन बालक की व्यक्तिगत शारीरिक यह स्वच्छता यदि नहीं होगी, बच्चा खाता पीता खेलता कूदता खूब है लेकिन एक सप्ताह नहाता नहीं, तो वो स्वस्थ कैसे रहेगा। इसके साथ जुड़ी हुई पांचवी चीज है नियमितता। यह सभी काम यदि नियमित नहीं करता है तो भी स्वस्थ नहीं रह सकता, शारीरिक विकास अवरुद्ध होगा। आज उसने सुबह सुबह 7 बजे 8 बजे ही भरपेट भोजन कर लिया और अगले दिन उसके पसंद का भोजन नहीं बनाया है माने तो वो नहीं खा रहा है, तीसरे दिन खेलने चला गया मित्रों के साथ तो 3 बजे तक बिना खाए घूम रहा है। यह जो अनियमितता है, सोने की, खेलने कूदने की, खाने पीने की, जीवन में यह नियमितता यह उसको स्वस्थ रहने का कारण बना। यह 5 बातें ये शरीर से जुड़ी हुई हैं। एक छठी बात जो स्वस्थ रहने के लिए शारीरिक शिक्षा की दृष्टि से आवश्यक है, वह शरीर का विषय नहीं, वह मन का विषय है, और वह है सद्विचार। आप जरा कल्पना कीजिए अपने ही विद्यालय, अपनी कक्षा के किसी ऐसे विद्यार्थी की जो दिन भर, और विद्यालय कक्षा छोड़ दीजिए, परिवार में, पड़ोस में जो दिन भर लड़ता झगड़ता है, भाई बहनों से, मित्रों से, माता पिता से, हर बात पर विवाद करता है, हर चीज में जिद करता है, हर समय चिड़चिड़ाता रहता है, कुड़ता रहता है, किलसता रहता है। आप जरा सोचिए ऐसा विद्यार्थी, ऐसा बालक, कैसे, बालक नहीं बड़ों को भी वही स्थिति है, ऐसे का शारीरिक विकास कैसा होगा।
इसलिए शारीरिक क्षमता का विकास माने, क्योंकि अपने दिमाग में जैसे ही विद्यालयों में हम बात करते हैं तो शारीरिक माने मैं तो जी केमिस्ट्री पढ़ाता हूं, मेरा शारीरिक से क्या मतलब है? मैं तो हिस्ट्री पढ़ाता हूँ, ज्योग्राफी पढ़ाता हूँ, मैं तो हिंदी पढ़ाता हूँ, अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, ये शारीरिक विषय तो वो पीटीआई सर जो कहलाते हैं, जो मैदान में ले जाकर खेल कराते हैं, उनका काम है, मेरे से मतलब इसका नहीं। तो ऐसा नहीं है। ये जो 6 बातें मैंने निवेदन की हैं, ये सब शारीरिक विकास की बात है। शारीरिक शिक्षा माने केवल खेल कूद नहीं, खेल कूद भी शारीरिक शिक्षा का एक प्रकार है। इसलिए शारीरिक विकास के लिए जो कुछ भी किया जाता है, शरीर को सबल, सुपुष्ट, सुडौल, संतुलित बनाने के लिए, निरोगी बनाने के लिए जो भी कुछ करना वह शारीरिक शिक्षा का अंग है। इसलिए वह कोई भी विषय बताते हुए, आहार के बारे में पीटीए सर बताएंगे थोड़े, यह तो विज्ञान के आचार्य जी भी बता सकते हैं, ये हिंदी और अंग्रेजी पढ़ाने वाले आचार्य जी भी बता सकते हैं क्या खाना और क्या नहीं खाना। आज जिस तरीके से धीरे धीरे जो शुद्ध भोजन, घर का बना हुआ भोजन था, उसके बजाय जिस तरीके से बाजार के भोजन, जिस प्रकार से जंक फूड, फास्ट फूड का प्रचलन कम से कम नगरों महानगरों में तो बढ़ ही गया है, धीरे धीरे ग्रामीण क्षेत्रों में भी बढ़ रहा है, वह एक चिंता का विषय है, क्योंकि उससे कोई पोषण नहीं मिलता। बच्चे कुरकुरे खा रहे हैं, वेफर्स खा रहे हैं, चिप्स खा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, उनके लिए स्वाद के लिए तो ठीक हो सकता है, लेकिन अंततः उससे शरीर को कौन सा पोषण मिल रहा है, जरा इसके बारे में बातचीत करने की आवश्यकता है। यह कोई भी आचार्य जी कर सकते हैं। और मैं इस सारी बात को इसके साथ भी जोड़ रहा हूं, वर्तमान जो परिस्थिति चल रही है लॉकडाउन की, ये अभी जल्दी समाप्त होती नहीं दिखाई देती। ऐसी परिस्थिति में हम अनेक स्थानों पर हमारी ऑनलाइन कक्षाएं शुरू हो गई हैं, हम अपने विद्यार्थियों तक, घरों तक पहुंच रहे हैं, घरों तक माने हमारा ये जो टेक्नोलॉजी है इसके माध्यम से उनके घरों में पहुंच रहे हैं, हम अपना कोर्स पूरा करा रहे हैं, अपने अपने विषय पढ़ा रहे हैं। क्या इन विषयों के साथ में बीच में भैया बहनों को या उनके माता पिता को हम शारीरिक शिक्षा का भी कुछ एक आध टिप, एक आध छोटी छोटी बात बता सकते हैं? बालक समय पर खाए, ये आप नहीं देख सकते, आप तो विद्यालय के समय में ही एक बार कर सकते हैं ना, मध्यावकाश में बालक टिफिन लेकर आया और उसने पूरा खाया कि नहीं खाया, ऐसे चेक कर लेते हैं। बाकी दिन में वो किस समय खाता है, कब खाता है, छुट्टी के दिन कैसा करता है, नहीं मालूम है। इसलिए अभी चूंकि बालक घर में है, इसलिए उसके माता पिता से बात करके हम उनको उसके शारीरिक विकास की ये छोटी छोटी बातें बता सकते हैं। उसके स्वभाव में नियमितता आए, दिनचर्या के अनुसार। वो दिनचर्या के प्राय बच्चे बनाते तो हैं, लेकिन वो या तो स्कूल की होती है या तो एक कॉपी के कागज पर सामान्यतः पिछले पेज पर लिखी हुई होती है, इतने बजे जागना, इतने बजे खेलना, इतने बजे खाना, इतने बजे स्कूल जाना, परंतु वो जीवन के व्यवहार में नहीं आती है। इसलिए उस दिनचर्या की कोई औचित्य, कोई उपयोगिता नहीं रहती। आवश्यकता है कि हम उन बालकों को यह बता सकें, भैया बहनों को, भैया बहनों से भी अधिक आवश्यकता, क्योंकि आहार के बारे में विचार करना घर में माता का काम है। इसलिए क्या आहार देना, स्वाद के बजाय स्वास्थ्य का विचार करते हैं। इसलिए शारीरिक शिक्षा के इस पक्ष की चर्चा इन वर्तमान परिस्थितियों में, अपना जब विषय हम प्रस्तुत कर रहे हैं उसके बीच में शायद 30 सेकंड लगेंगे, 1 मिनट लगेगा अधिकतम, केवल ये बताना, केवल इतना ही पूछना, तो आज क्या क्या खाया भाई, कितने बजे भोजन किया था, व्यायाम किया कि नहीं किया, कितने बजे किया, कितनी देर का व्यायाम श्रृंखला की, 5 मिनट किया, 10 मिनट किया, खेले कि नहीं खेले, क्योंकि इस समय शायद बहुत सारे स्थानों पर बाहर उसे खेलने जाने की अनुमति नहीं होगी, महानगरों में, नगरों में तो बिल्कुल ही नहीं होगी। तो शारीरिक हुआ कि नहीं उसका, आहार ठीक लिया कि नहीं उसने, व्यायाम किया कि नहीं किया उसने, विश्राम कितने घंटे सोया, अतिरिक्त तो सोया, ये भी तो शरीर को नुकसान करने वाली बात है, आलस से बढ़ रहा है शरीर में। इसलिए इन सारे तत्वों पर विचार करते हुए उसको शारीरिक शिक्षा, उसको और उसके परिवार को देना। शारीरिक शिक्षा, ये शरीर रूपी जो हमारा ये बाहर दिखाई देने वाला तत्व है, इसको संचालन करने वाला तत्व है, वह है प्राण तत्व। बिजली आ रही है तो पंखा घूम रहा है, ट्यूबलाइट से या बल्ब से रोशनी आ रही है, माइक अगर चल रहा है तो माइक से ध्वनि विस्तारण हो रहा है, कूलर, फ्रिज, एसी ये ठंडा या गर्म कर रहे हैं, जो भी जिनका स्वभाव है, जिनका काम है। यह केवल तब तक सारे उपकरण काम कर रहे हैं जब तक करंट आ रहा है। बिजली आ रही होती है चलते हैं, बिजली नहीं रहती है तो ये अपनी जगह पर स्थित है, परंतु ये काम नहीं करते।
ठीक उसी प्रकार हमारे शरीर को चलाने वाला जो ऊर्जा तत्व है वह है प्राण शक्ति। तो इस प्राण शक्ति को भी विकसित करने की आवश्यकता है। यह हमारे प्राणिक विकास, जो विकास का दूसरा प्रकार है, सर्वांगीण विकास में विकास की दूसरी पद्धति है, उसके लिए विद्या भारती ने आधारभूत विषय के रूप में स्वीकार किया योग शिक्षा को। अब यहां कहा गया योगाधारित शिक्षा। योगाधारित का मतलब ऐसा नहीं उसका अर्थ है कि बालकों को केवल आपने आसन करा दिया तो उससे योगासन कराने से और हमारी शिक्षा पूरी हो। योगाधारित शिक्षा, मैं उसके विस्तार में इस समय नहीं जा सकता हूं, आप सब लोग वरिष्ठ लोगों को बताने की भी आवश्यकता नहीं। विचार करने के लिए मैं केवल एक प्रश्न आपको कहता हूं। श्रीमद् भगवद गीता के सारे अध्यायों का नाम कोई ना कोई योग है। कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, संन्यास योग। पहला अध्याय है जिसका नाम है अर्जुन विषाद योग। बैकग्राउंड स्टोरी हम सब लोग को मालूम है। श्रीमद् भगवद गीता प्रारंभ होती है, दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। श्री कृष्ण रथ को ले जाकर अर्जुन के और भीष्म पितामह के सामने अर्जुन के कहने पर खड़ा करते हैं, देख लूं जरा किससे से युद्ध करना है, दूसरे पक्ष में कौन कौन है। और अर्जुन को मोह हो जाता है, अरे ये तो पितामह भीष्म है, ये तो गुरु द्रोणाचार्य हैं, ये तो कृपाचार्य जी गुरु जी हैं, ये तो भाई है, भतीजा है, शल्य मामा है, इनसे युद्ध करके इनको मारने के बाद राज्य मिल भी गया तो इसकी मुझको आवश्यकता नहीं, मैं युद्ध नहीं करूंगा। अब उस समय श्री कृष्ण कोई आसन करने को बताते हैं क्या अर्जुन को? कोई प्राणायाम, अर्जुन थोड़ा सर्वांगासन करो, हलासन करो, या भ्रामरी कर लो, भस्त्रिका कर लो, अनुलोम विलोम कर लो, ऐसा तो नहीं बताते। फिर किस बात का योग है? और शीर्षक है उस अध्याय का अर्जुन विषाद योग। यहां विषाद भी योग है। मैं अब यहां पर इस विषय पर प्रवचन नहीं करूंगा क्योंकि हम सब लोग माने संकेत के रूप में अपने को ध्यान में आ गया कि विषाद भी योग है। और इसका अर्थ यह है कि योग माने सामान्यतः अपने यहाँ जो हम आसन को योग मान लेते हैं, या अधिक से अधिक बाबा रामदेव की कृपा से प्राणायाम तक हमने आगे बढ़ लिए। इसको जो अष्टांग है उसका यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये 8 अंगों की चर्चा तो कम से कम आज हम परिवार में अभिभावकों के बीच में माता पिता के साथ करने का एक अवसर हमको लॉकडाउन में मिला है। प्राण को आयाम करना, नियमित करना, संयमित करना, प्राण पर नियंत्रण करना, यह हमारी प्राण शक्ति जितनी प्रबल होगी उतना ही शरीर भी स्वस्थ होगा और पूरा ज्ञानार्जन की प्रक्रिया भी अच्छी होगी। यह कुछ लोगों को नींद ठीक नहीं आती, कुछ लोगों को नींद बहुत अधिक आती है, कुछ लोगों को भूख कम लगती है, कुछ लोगों को भूख बहुत अधिक लगती है। जी मैं यह सारा प्राण, जी प्लीज, मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ जी। अभी विद इन मिनट ये कॉल डिस्कनेक्ट होगी तो सभी पुनः इसी लिंक पर ज्वाइन कर लें। जी जी प्लीज जी। तो इस सारी परिस्थिति में अपने लिए जो विचार करने वाला विषय है वह वास्तव में इसी बात को ध्यान में रखने का है कि हम प्राण शक्ति कैसे प्रबल कर सकते हैं। यम और नियम के बिना आसन सीधे करा देना इसका भी लाभ नहीं। यम और नियम परिवार के माध्यम से उसका पालन हो सकता है। आप विद्यालय के कार्यक्रम में विद्यालय में यम नियम पालन नहीं करा सकते। इसलिए अभिभावकों और विद्यार्थियों को, बड़ी कक्षाओं के विद्यार्थियों को सीधे बता सकते हैं, छोटी कक्षाओं के विद्यार्थियों के अभिभावकों से भी हम बात। जी, तो इस प्राणिक विकास की संकल्पना से हमारे विद्यार्थी की प्राण शक्ति प्रबल हो, शरीर सबल हो और उसको संचालन करने वाली प्राण शक्ति प्रबल हो, यह दूसरी आवश्यकता है सर्वांगीण विकास की। जो वर्तमान समय है लॉकडाउन का, इसमें हम अपने विद्यार्थियों के इस विकास की दृष्टि से भी उनके माता पिता से भी संपर्क कर सकते हैं, उनको इस विषय की उपयोगिता बता सकते हैं। अब इस प्राण शक्ति को भी नियंत्रण करने वाला, शरीर को चलाने वाला, संचालन करने वाला, नियंत्रण करने वाला, शक्ति देने वाला यह प्राण तत्व है, परंतु प्राण तत्व को नियंत्रित करने वाला एक तीसरा तत्व है जिसको अपने यहां मन कहा। मैंने अभी बात को शुरुआत करते हुए और 5 ज्ञानेंद्रियों
और उनके द्वारा अनुभूति किए जाने वाले विषयों की चर्चा की थी। हमारी पांचों ज्ञानेंद्रियां, हम दिन भर में बहुत सारी बातें देखते हैं, सुनते हैं, अपनी ज्ञानेंद्रियों का उपयोग करके देखते हैं, सुनते हैं, चखते हैं, सूंघते हैं, छूते हैं, स्पर्श करते हैं, और इन सब के माध्यम से जो कुछ हमको प्राप्त होता है, यह वास्तव में हमारी अनुभूतियों का अर्जन ही ज्ञानार्जन है, इसलिए उसको ज्ञानेंद्रिय कहा गया। परंतु यह ज्ञानेंद्रियां अपने आप में कोई काम नहीं कर सकती, ये केवल अनुभूतियां अर्जित करती हैं और सप्लाई करने का काम करती हैं। इसको अगर आज के उदाहरण के साथ जोड़ना हो, सरलता से हमारी नई पीढ़ी को समझ में आ सकता है। हमारे लिए जैसे हमारी छत पर डिश एंटीना लगा हुआ है या केबल कनेक्शन है, वो हो सकता है 200, 300, 400 चैनल कैच करता हो, परंतु यदि आपके कमरे में टीवी नहीं रखा हुआ है तो आप कुछ नहीं देख सकते। चैनल कितना भी कैच करे, लेकिन स्क्रीन तो चाहिए। यह स्क्रीन, यह हमारा मन है। इस मन रूपी स्क्रीन पर जितनी भी अनुभूतियां आ रही हैं, हमने जो कुछ देखा, जो सुना, जो चखा, स्वाद लिया जिस चीज को छू कर देखा, जिस चीज को सूंघ कर देखा, इन सारी पांचों बातों की अनुभूतियों का संकलन स्क्रीन है, तो आप उसके लिए अंग्रेजी का शब्द कहूंगा डिस्प्ले, जिस पर प्रस्तुत हो रही हैं, वह स्क्रीन हमारा मन है। इस मन रूपी स्क्रीन पर आने वाली जानकारियों में, मैं इसी बात को पहले पूरा करता हूं, फिर उसको थोड़ा व्याख्यात करूंगा। इस मन रूपी स्क्रीन पर जितनी बातें आ रही हैं, वो सब काम की नहीं होती। दिन भर में हम 500, 800, 1000 बातें सुनते, देखते, चखते, सूंघते हैं, लेकिन सब तो हमें काम की नहीं लगती। आज मान लीजिए 6 जून है, मैं आपसे कहूं कि 31 मई को आपने रात को क्या भोजन किया था, तो हमको थोड़ा सोचना पड़ता है, क्या किया था, क्या सब्जी बनी थी, या क्या दाल बनी थी, या किया भी था क्या था उस दिन। लेकिन आपसे अगर ये पूछूं कि आपकी विवाह में सबसे अच्छी मिठाई कौन सी बनी थी, तो हमें सबको याद निकल आएगा, भले ही उस बात को घटना हुए 25 साल, 30 साल भी हो गए होंगे तो भी। क्यों ऐसा? हम कोई डायरी में लिखकर उसको रटते तो नहीं है, फिर ऐसा हमें क्यों वह स्मरण रह जाता है और यह स्मरण नहीं रहता जो हमने अभी 4 दिन 5 दिन पहले ही खाया है? कारण यही है कि वह हमको काम का नहीं लगता। अरे हर समय एक कोई सब्जी या एक कोई दाल खाते ही है ना, उसको क्या याद रखता, ये कॉमन सी बात लगती है, इसलिए हम स्मरण नहीं रखते। मन रूपी स्क्रीन पर आने वाली जानकारियों में से जो जो काम की बातें हैं, उन बातों को हम अपने अंदर बने हुए एक हार्ड डिस्क में, अब कंप्यूटर की बात चल रही है इसलिए कंप्यूटर के उदाहरण जोड़ रहा हूं, हार्ड डिस्क में सेव कर लेते हैं। अभिषेक जी जुड़े हुए हैं इसलिए कंप्यूटर, और हम सब लोग भी तो अब टेक्नोलॉजी वाले हो गए ना, इस समय जूम पर बातचीत कर रहे हैं। हार्ड डिस्क में सेव कर लिया जाता है जो जो कुछ काम करता है। दिन भर में हमने 500 नई बातें, नई या पुरानी जो भी बातें सुनी, देखी, और 500 में से केवल 50 हैं जो काम की। इन 50 चीजों को यह प्रिजर्व करना, सेव करने का काम हो जाता है। हमारे अंदर बना हुआ जो सिस्टम है, इनबिल्ट सिस्टम, वह कर लेता है। अब यहां पर 2 उपकरणों की चर्चा, एक तो मैंने कहा हार्ड डिस्क है जिसमें काम की बातें संकलित हो जाती हैं, और दूसरा ये काम करता कौन है। मोबाइल में तो आप जितने अतिरिक्त आ जाते हैं आपके पास संदेश व्हाट्सएप पर या एसएमएस, उनको आप डिलीट करते हैं। यहां कौन डिलीट कर रहा है? तो यहां डिलीट करने का भी इनबिल्ट सिस्टम है। कंप्यूटर की भाषा में उसको कहते हैं फिल्टर, छन्नी, सामान्य जिससे हम आटा या चाय छानते हैं, वह छन्नी। यह छन्नी बुद्धि है। इस बुद्धि रूपी छन्नी के माध्यम से जो काम की बातें हैं, उपयोगी बातें हैं, स्मरण रखी जाने वाली बातें हैं, वह उस हार्ड डिस्क जिसका नाम हमारे शिक्षा दर्शन में चित्त है, उसमें सेव हो जाती है। चित्त में सेव करने या न सेव करने का ऑप्शन, ये विकल्प उपयोग कौन करता है? तो हमारी बुद्धि है, जो यह निर्णय करती है कि ये बात काम की, उपयोगी, आगे स्मरण रखे जाने योग्य है या नहीं। योग्य है, सेव कर देगी चित्त में, योग्य नहीं है, डिलीट कर देगी। हमें पता भी नहीं लगता कब डिलीट हो गई, कब सेव, लेकिन बाद में वो सेव होती तो हमको ध्यान में आ जाती। बहुत पुरानी भी कोई घटना हमको स्मरण आती है तो कहां रहती है? उस हार्ड डिस्क में पड़ी हुई थी।
आवश्यकता के पड़ने पर हमने उसे उस स्टोर में से, हार्ड डिस्क में से निकाल लिया, उस डाटा को अपनी स्क्रीन पर फिर से दे दिया। यह जो तीनों तत्व हैं, मैंने शुरू में ही कहा था, यह हमारा अंतःकरण चतुष्टय का अंग, हमने जो भी कुछ प्राप्त किया, अनुभूतियां अर्जित की, वो मन रूपी स्क्रीन पर दिखाई दी, डिस्प्ले हुई। इस मन रूपी स्क्रीन से बुद्धि रूपी फिल्टर ने काम की, उपयोगी, स्मरण रखे जाने योग्य बातों को चित्त रूपी हार्ड डिस्क में सेव कर दिया और बाकी को डिलीट कर दिया। अब जरा सोचिए, जो चीजें इस चित्त रूपी हार्ड डिस्क में सेव हो गई वही ज्ञानार्जन हुआ आपका। जो बातें भूल गए, जिन बातों को डिलीट कर दिया बुद्धि ने, वो ज्ञान का अंग कैसे हैं? आवश्यकता पड़ने पर आपको स्मरण नहीं आती हैं वो बातें। इसलिए हमारे यहां ज्ञानार्जन की इस प्रक्रिया को ऐसा माना गया कि जो कुछ बुद्धि से छान कर इस फिल्टर के माध्यम से चित्त रूपी हार्ड डिस्क में सेव हो गया है, वही ज्ञान है, वही भविष्य में जीवन में हमारे काम में आता है, उपयोग में आता है। इसलिए विकास की आगे की प्रक्रिया में मन का विकास, इसको कहा गया मानसिक रूप से विकसित। अब मन का विकास माने क्या? मन तो कोई दिखाई देने वाली चीज नहीं है, बुद्धि दिखाई देने वाली, चित्त दिखाई देने वाली वस्तु है नहीं। आपके शरीर में कहा है, पूरे शरीर का पोस्टमार्टम भी डॉक्टर करते हैं तो मन बुद्धि चित्त दिखाई नहीं देते। इस मन का विकास करना, यानी मन का काम क्या? मन का काम है कल्पनाएं करना, छवियां, इमेजेस निर्मित करना। मन का काम है तरह तरह की बातों में विभिन्न विकल्पों को खोजना, विकल्प करना, संकल्प करना, अच्छी बातें खोजना, बुरी बातें खोजना। यह मन का कार्य है। मन को विकसित करने का अर्थ है मन की कल्पना शक्ति को बढ़ाना। यह कल्पना शक्ति जितनी अधिक व्यापक होगी उतना ही अच्छा व्यक्ति का विकास होगा। मन के अंदर उदारता का विकास करना, यह जितना अधिक होगा, हम कहते हैं ऐसा व्यक्ति ही समाजोपयोगी है। हम तो व्यक्ति को समाजोपयोगी, राष्ट्रोपयोगी बनाने की बात करते हैं। मन के अंदर उदारता के भाव का विकास करना, यह भी मन का विकास है। और इसलिए इस मानसिक विकास के लिए मन विकसित कैसे होगा? तो मन को विकसित करने की पहली शर्त है मन का शांत होना, मन का एकाग्र होना, मन का अनासक्त होना। मन शांत होगा, मन एकाग्र होगा और अनासक्त यानी दूसरी उलझनों में नहीं फंसा हुआ होगा, तो वो कुछ भी सीख सकता है। इसलिए सीखने की हम बात तो एक ही कर रहे हैं ना, ज्ञानार्जन की प्रक्रिया। ज्ञानार्जन क्यों? जिससे सर्वांगीण विकास हो सके। इसलिए इस मानसिक विकास को हमको मन को शांत करने, मन को एकाग्र करने का विकास करना। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, जब उनसे पूछा गया कि आप तो हिंदू हैं, पुनर्जन्म में विश्वास रखते होंगे, आप अगले जन्म में आप स्वयं को क्या फिर से और विवेकानंद देखना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, यदि मुझको ऐसा एक अवसर मिला तो मैं अपना पूरा एक जन्म केवल मन की एकाग्रता विकसित करने में लगा दूंगा, क्योंकि यदि मन एकाग्र हो गया तो हम कुछ भी सीख सकते हैं, ज्ञान की किसी भी चरम स्थिति तक हम पहुंच सकते हैं। यह जो सोचने का तरीका है, यही वास्तव में हमारे यहाँ ज्ञानार्जन की प्रक्रिया का अंग माना गया। इसलिए मन को विकसित करना, अब मन को विकसित करना और उसको शांत और एकाग्र करना, तो अपने यहाँ आधारभूत विषयों में क्रमांक 3 संगीत को रखा गया। यह संगीत का विषय, यह भी मन को एकाग्र करेगा, शांत करेगा तो मन स्वयं एकाग्र होने लगेगा। आप स्वयं अनुभव कर सकते हैं, उलझन में है, परेशानी में है, चिंता में है, क्रोध में है, किसी बात पर उत्तेजना में है, मन पसंद आपको संगीत कहीं सुनाई दे जाता है, कुछ ही क्षणों में आपका मानसिक उद्वेग जो किसी भी प्रकार का रहा होगा वो शांत हो जाता है। ये संगीत है जो हमारे मन को शांत करता है और एकाग्र करने की ओर प्रेरित करता है। जब आप संगीत में, आपने देखा होगा कुछ संगीतकार जब अपनी प्रस्तुति करते हैं तो एकदम डूब जाते हैं, कहीं ना उनको समय का ध्यान रहता है, ना उनको कौन सा वो सारे या सामने कौन बैठा है उसका ध्यान नहीं रहता। यह संगीत एकाग्रता को बढ़ाने वाला है। अब जैसे मैंने कहा कि शारीरिक शिक्षा यानी सब बच्चों को दारा सिंह बना देंगे,
वैसी संगीत शिक्षा माने सारे विद्यार्थियों को तानसेन बना देंगे? नहीं आवश्यक है, न आवश्यक है न संभव है। संगीत शिक्षा माने तानसेन न बना सकें, कानसेन बना सकते हैं क्या? हमारा विद्यार्थी कान से सुनकर रस लेना सीख सकता है क्या? यदि इतना भी हो गया तो मुझे लगता है कि हमने उसको संगीत की प्रारंभिक शिक्षा दे दी, उसके मन की शांतता और एकाग्रता के लिए हमने आधार उत्पन्न कर दिया। आगे जिसको रुचि है वो सीखेगा, उसको विषय के रूप में उसको आगे अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए सीखना है तो अपने आप किसी न किसी गुरु को खोज लेगा, सीखेगा। परंतु जितनी मूलभूत आवश्यकता, हम बात ही मूलभूत आधारभूत की कर रहे हैं ना, आधारभूत आवश्यकता है उसको संगीत की इतनी शिक्षा दे दे। मन सीखने की प्रक्रिया का दरवाजा है। अनुभूतियां स्क्रीन पर सब कुछ भेज रही हैं, अब इसमें से काम की बातों को अंदर ले जाने की आवश्यकता है। और मैंने कहा कि मानसिक विकसित होने के बाद अनुभूतियां, कल्पनाएं जरा तेज होने लगेंगी, लेकिन इसमें से काम की बातों को रखना और बाकी चीजों को हटाना, जरा इस पर भी विचार करने की बात है। और इसलिए चौथे तत्व, चौथे विकास के तत्व की भी बात करें और चौथे आधारभूत विषय की बात। इसलिए अपने यहां कहा गया चौथा तत्व है ये हमारी बुद्धि का विकास। मन चंचल है, मन स्थिर नहीं रहता। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, ऐसा कहा गया है मैत्रेयी संहिता में। महाभारत में दो जगह बड़ा अच्छा उदाहरण आता है। एक तो जो यक्ष प्रश्न है उसमें एक प्रश्न हम सब लोगों के ध्यान में होगा। यक्ष प्रश्न पूछता है युधिष्ठिर से, वायु से भी तीव्र गति किसकी है? और धर्मराज उत्तर देते हैं मन की। मन की गति वायु से भी तीव्र है। हम यहाँ बैठे हुए हैं, स्क्रीन हमारे सामने है, इसके बाद भी इतने बीच में हमने न जाने कितनी सारी बातें सोच ली होंगी, कहां कहां घूम आया होगा हमारा मन। ये हम मन की गति है, वायु से भी तीव्र गति है। और दूसरे एक स्थान पर युद्ध पूरा हो चुका है महाभारत का, भीष्म पितामह शवशैया पर पड़े हैं, प्रतिदिन ये प्रश्नोत्तर का कार्यक्रम चलता है। पांचों पांडव, द्रौपदी और श्री कृष्ण की प्रेरणा से ही कि तुम लोगों ने लड़कर युद्ध जीतकर राज्य तो पा लिया, लेकिन संचालन कैसे करोगे? जिन्होंने 160 वर्ष तक हस्तिनापुर का राजगद्दी को संभाला है, उनसे राजनीति की शिक्षा लो। अब उसी समय ये सारे प्रश्न होते हैं। उसमें एक प्रश्न पूछते हैं युधिष्ठिर, पितामह आपका नाम तो देवव्रत था, परंतु आपने इतनी भीषण प्रतिज्ञा की कि आपका नाम भीष्म प्रसिद्ध हो गया, तो कहते हैं कि मन की गति तो बड़ी चंचल है, मन तो बहुत चलायमान रहता है, आपने उस पर नियंत्रण कैसे कर लिया है? तो हमें मन की गति के विषय में उपदेश किया। और पितामह उसके उत्तर में जो श्लोक कहते हैं उसकी आधी यानी एक ही पंक्ति में, आधे श्लोक में ही पूरी बात हो जाती है। वो कहते हैं हमारे मन की स्थिति कैसी है? मरकटश्च सुरापाई तन्न वृश्चिक दंशक। मरकट यानी वानर, बंदर चंचल होता है। जो सुरापाई, उसने सुरापान कर लिया, मदिरापान, तो उसकी चंचलता कैसी होगी? तन्न वृश्चिक दंशक, और उसको बिच्छू डंक मार दे तब क्या होगा उसका हाल? जैसी चंचलता उस बंदर की होगी जिसने सुरापान कर रखा हो और बच्चू ने डंक भी मार दिया हो, वैसा ही हमारे मन का हाल है। मन स्थिर नहीं है। मैंने कहा शरीर पर नियंत्रण करने वाली प्राण शक्ति को नियंत्रण करने वाली मन, लेकिन मन भी चंचल, इसलिए उस पर भी नियंत्रण चाहिए। और मन पर नियंत्रण करने वाला बुद्धि की। मन संकल्प विकल्प करता है, मन आगे पीछे सोचता है, मन विकल्प उपस्थित करता है, मन कल्पनाएं करता है, बुद्धि निर्णय करती है। बुद्धि इन प्राप्त जानकारियों के आधार पर संश्लेषण करती है, विश्लेषण करती है, तुलना करती है, तर्क करती है, उसमें से उचित अनुचित पहचानती है, जिसके लिए अपने शब्द उपयोग किया विवेक। इस विवेक का प्रयोग करती है बुद्धि, और इसलिए उस बुद्धि को मन के ऊपर नियंत्रण करने योग्य बनाना, यह बौद्धिक विकास
आज हो क्या गया, हमारे यहाँ अधिकांश चीजें बौद्धिक विकास को लेकर, सारे विद्यालय का सारा कार्यक्रम रट लो, लिख लो, याद कर लो, परीक्षा केंद्रित सारा होने लगा। इसलिए बुद्धि को विकसित करने का प्रयास हमने नहीं किया, बुद्धि में कुछ चीजें फिट करने का प्रयास करते थे। बुद्धि का विकास में बालक जीवन पर्यंत माता पिता का या आपकी उंगली पकड़कर नहीं चलने वाले शिक्षकों की, वह अपने जीवन के निर्णय स्वयं कर सके, और इसलिए वह क्या अच्छा, क्या बुरा, क्या सही, क्या गलत, इसको ठीक से पहचान सके, समझ सके। इसके लिए आवश्यक है कि उसको बौद्धिक विकास करना होगा। उसकी बुद्धि के विकास के लिए अपने यहाँ चौथे विषय की चर्चा की गई, संस्कृत विषय। हमारे यहाँ ज्ञान का सारा भंडार संस्कृत में है, और इसलिए संस्कृत, अब यहाँ पर भी संस्कृत माने कुछ वंदना में हमने श्लोक याद करा दिए, कुछ अच्छे संस्कृत के गीत याद करा दिए, सुभाषित याद करा दिए। ये याद करना केवल संस्कृत नहीं, संस्कृत विषय उसको रुचि कैसे लगे, इसमें वो अधिक ज्ञान अर्जन का प्रयास कैसे करे। संस्कृत सामान्य, वो उपनिषद पढ़ना सीख जाए, उनकी संस्कृत समझने लग जाए, इतना आवश्यक नहीं। आवश्यक इतना है कि उसको संस्कृत के सामान्य शब्द, सामान्य वाक्य, सामान्य श्लोक समझ में आने लगे, उसमें उसे रस उत्पन्न होने लगे, और वह अपनी बुद्धि को इस शरीर प्राण मन बुद्धि मन के साथ में ठीक से लगाकर, जोड़कर, और बुद्धि के आधार पर इन सब का संचालन, इन सब के ऊपर नियंत्रण हो जाए। यह बुद्धि है जिसके लिए शब्द है विवेक। मैंने अभी तक जिन चारों तत्वों की बात की है, तो मैं उसको एक वाक्य में कहता हूं, यह सर्वांगीण विकास जिसके लिए मैंने अभी तक 4 प्रकार की बातें कर ली, शरीर सबल हो, प्राण शक्ति प्रबल हो, मन शांत, एकाग्र और अनासक्त हो, और बुद्धि विवेक पूर्ण हो, अच्छे बुरे सही गलत की पहचान करने की क्षमता से संपन्न हो। इतना सब होने पर भी क्या हम मान लेंगे कि उसका ज्ञान पूरा हुआ? और इसलिए अगली बात पर हम आते हैं, और यह वास्तव में शिक्षा का, जिसे आप परम उद्देश्य, अंतिम उद्देश्य, द अल्टीमेट टारगेट कह सकते हैं, और वह है व्यक्ति शरीर से सबल होगा, परंतु ऐसे व्यक्ति को भी नियंत्रण की आवश्यकता है। और इसलिए जो 5वां तत्व है वह है नैतिकता और आध्यात्मिकता। पंचकोशों की भाषा में अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश कहा गया। यह आनंद अपने यहां सच्चिदानंद, परमानंद, ऐसे सारे शब्द एक ही सत्ता, जो परम सत्ता है इस विश्व को, सृष्टि को बनाने वाली, चलाने वाली, उसके लिए उपयोग किए जाते हैं। और इसलिए यह जो आनंदमय कोश है, यह व्यक्ति को नैतिक और आध्यात्मिक बनाने की शिक्षा देता है। नैतिकता और आध्यात्मिकता ये व्यक्ति को किसी भी बड़े और छोटे, हम तो बालकों की बात कर रहे हैं अभी, तो हमारे छात्र छात्राएं यह नैतिकता और आध्यात्मिकता यदि नहीं ग्रहण कर पाए तो उनका जीवन सफल हुआ ऐसा नहीं कहा जा सकता। शरीर सबल है लेकिन नैतिकता नहीं है उसके अंदर, तो फिर ऐसा व्यक्ति तो गुंडा ही बनेगा ना, मोहल्ले पड़ोस के लोगों को परेशान करेगा, लोगों से छीन झपट करेगा। तो बल है, शरीर उसका सबल है, परंतु नैतिकता नहीं होने पर गड़बड़ करेगा। बुद्धि खूब अच्छी है लेकिन नैतिकता उसके अंदर नहीं है, तो फिर ऐसा व्यक्ति नटवरलाल बनेगा। आखिर दूसरों को धोखा देने के लिए भी तो बुद्धि की आवश्यकता पड़ती है ना। ऐसे व्यक्ति का विकास करना जिसमें इन चारों बातों के साथ नैतिकता और आध्यात्मिकता का तत्व भी हो, तभी हम कहेंगे कि सर्वांगीण विकास हो। और इसलिए अपने यहाँ नैतिक एवं आध्यात्मिक शिक्षा यह विषय रखा गया। अपने से बाहर सोचना, मैं, मेरा, इससे बाहर सोचने की क्षमता का विकास करना, यह नैतिकता और आध्यात्मिकता है। और जैसे सब तो एक एक शब्द, शारीरिक शिक्षा, प्राणिक शिक्षा यानी योग शिक्षा, फिर मानसिक शिक्षा यानी संगीत की शिक्षा, फिर
बौद्धिक विकास के लिए संस्कृत की शिक्षा, ऐसे आप कहें कि ये पांचवा, तो इसमें दो चीजें जुड़ गई, नैतिकता और आध्यात्मिकता, तो ये तो दो अलग अलग चीजें थी, एक साथ फिट कर दिया गया पांच में लाने के लिए, ऐसा नहीं। अपने शिक्षा दर्शन में, भारतीय शिक्षा दर्शन में नैतिकता और आध्यात्मिकता ये दो अलग अलग चीजें नहीं। हमारे यहां आध्यात्मिकता का भाव क्या है? यह संपूर्ण सृष्टि उस परम सत्ता का प्रत्यक्ष रूप है। हम व्यक्ति कहलाते हैं, क्यों? क्योंकि हम भी उसका व्यक्त रूप हैं, इसलिए व्यक्ति। यह परम सत्ता की उपस्थिति मेरे अंदर है, जैसे उसका एक अंश मेरे अंदर है, वैसा ही हम सबके अंदर, आप सबके अंदर भी है। और केवल मनुष्यों के अंदर नहीं है, वैसा ही पशुओं में, पक्षियों में, वृक्ष, वनस्पति, नदी, पहाड़ में भी है, जिसको अपनी साधारण भाषा में कहा जाता है कण कण में भगवान है। तो यह जो भाव है, यदि यह विकसित हो गया तो आप सोचिए कि बाकी के सारे समस्याओं का कहीं सामना करने की आवश्यकता पड़ेगी क्या? यह सारी बातें अपने आप समाहित हो जाती हैं इस नैतिकता और आध्यात्मिकता के विचार के अंदर। व्यक्ति यदि आध्यात्मिक है तो वह स्वतः ही नैतिक होगा ही। नैतिकता अलग से उसको बताने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो आध्यात्मिक है, जिसके मन में, मेरे मन में यदि भावना हो गई कि आपके अंदर भी वही मेरे अंदर है, तो मैं आपको कष्ट, मैं आपसे असभ्यता नहीं करूंगा, मैं आपको पीड़ा नहीं पहुंचाऊंगा, मैं आपके साथ दुर्व्यवहार नहीं करूंगा, क्योंकि ऐसा कर रहा हूं माने मैं ईश्वर से दुर्व्यवहार कर रहा हूं, मैं ईश्वर को कष्ट पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं, ऐसा मैं नहीं करता। मुझे समझ में आ गया कि इस पशु के अंदर भी वही ईश्वर है जो मेरे अंदर है, तो फिर वो अन्नास के अंदर बम रखकर नहीं खिलाने वाले। जिनके मन में वो विश्वास नहीं होता से काम करते हैं। जिनके अंदर नदी, पहाड़, वृक्ष, वनस्पति में ईश्वर का वास जिनको नहीं दिखाई देता, वो हरे वृक्ष काटते हैं, वो नदियों को प्रदूषित करते हैं, वो सारे प्रकृति को नष्ट करने का प्रयास करते हैं। जिनके अंदर ये भावना दृढ़ हो जाए कि वही ईश्वर का प्रतिरूप वे भी हैं, तो वो उनको नष्ट नहीं करने के लिए कदम बढ़ाएगा। और इसलिए इस नैतिकता को आध्यात्मिकता से अलग करके देखा नहीं जा सकता। भारत के शिक्षा दर्शन में यह आध्यात्मिकता ही नैतिकता का आधार है। मुझे लगता है कि इन बातों को यदि हम अपने विद्यार्थियों को, अपने आचार्य जी लोगों को, और अभी वर्तमान समय की परिस्थितियों को देखते हुए यदि अपने सारे पाठ्यक्रम में हम जो भी वीडियो या पीडीएफ या पीपीटी या जो कुछ भी डाल रहे हो इन ऑनलाइन कक्षाओं में जहां जहां चल रही हैं, क्या हम ऐसा कोई 30 सेकंड का, 40 सेकंड का, 1 मिनट का, 2 मिनट का ऐसी भी विषय वस्तु जोड़ सकते हैं? और भी अच्छा हो जाएगा यदि जो विषय हम, जिस विषय का हम विज्ञान का शिक्षण कर रहे हैं, हम गणित का शिक्षण कर रहे हैं, उसमें भी क्या हम अपने पांचों जो हमारे आधारभूत विषय हैं, उसमें से कुछ शारीरिक, उसमें से कुछ प्राणिक विकास योग, उसमें से कुछ मानसिक विकास यानी संगीत, उसमें से कुछ बौद्धिक विकास यानी संस्कृत, या उसमें से नैतिकता और आध्यात्मिकता के विकास की भी कोई बात उनको बता सकते हैं। यदि इतना हम करने में सफल हो गए, सक्षम हो गए, मुझे लगता है कि हम केवल हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान इतना नहीं पढ़ाएंगे, हम उनके जीवन को सर्वांगीण विकास के लिए तैयार करने का काम कर देंगे। और मुझे लगता है कि यह सारा समय जो लॉकडाउन का समय है, यह अपने आप में बहुत उपयोगी समय है। मैं इसमें एक बात और विशेष जोड़ने का निवेदन कर रहा हूं आपसे। आज अपने यहाँ जो चलने वाले अन्य अन्य कार्यक्रम है विद्या भारती में, मैं उनमें से प्रमुख रूप से समय की मर्यादा को देखते हुए एक का उल्लेख करता हूं, संस्कृति बोध परियोजना। यह भी वास्तव में नैतिक आध्यात्मिक शिक्षा को आगे बढ़ावा देने के लिए यह भी एक बड़ा सशक्त, बड़ा सबल उपाय है। इस समय संस्कृति शिक्षा संस्थान कुरुक्षेत्र, मेरे परिचय में बताया गया कि मेरे पास वहां का भी दायित्व है। उसकी साइट पर प्रति सप्ताह संस्कृति ज्ञान परीक्षा की बोधमाला नाम की जो पुस्तकें अपने भैया बहनों को हम देते हैं, वो अभी तो विद्यालय प्रारंभ नहीं हुए हैं, आगे को जल्दी स्थिति भी नहीं दिखाई देती। यद्यपि साहित्य छपकर तैयार है, परंतु हम उसको डिस्पैच नहीं कर सकते हैं।
हमने डिस्पैच कर भी दिया, विद्यालय नहीं खुले हैं तो फिर वो बंडल आपके पास पहुंचेगा नहीं। इसलिए हमने उसका सुविधाजनक तरीका निकाला है, संस्थान की वेबसाइट पर हमने उसको अपलोड कर दिया है। प्रति सप्ताह एक चैप्टर हर कक्षा का, हम लोग जानते हैं कक्षा चतुर्थी से प्रत्येक कक्षा की जो संस्कृति ज्ञान परीक्षा होती है उसका जो मैटर है, एक चैप्टर हम प्रति सप्ताह उस पर अपलोड कर देते हैं। एक सप्ताह विद्यार्थी उसको जब सुविधा हो तब पढ़ें, क्योंकि वो उनके मोबाइल पर खुल सकता है, और लिंक अगर आपने उनको फॉरवर्ड कर दिया तो वो कभी भी उसको खोल सकते हैं। और एक सप्ताह बाद हम उस पर आधारित 15-20 से लेके 40-50 तक छोटे छोटे प्रश्न उस पर डाल देते हैं। ये परीक्षा नहीं है, परीक्षा से नहीं जोड़ रहे उसको, केवल बच्चे अपनी रुचि से उसको पढ़े, आनंद लेने के लिए पढ़े, और उसके आधार पर उसमें से कुछ प्रश्नों के उत्तर मन से खोजने की कोशिश करें। हो सकता है उस चैप्टर को दोबारा खोलकर और उसमें से वो प्रश्न का उत्तर छाटें, परंतु इस बहाने वे इसका स्वाध्याय कर सकेंगे। तो आज जिसकी हमने बात की, नैतिकता और आध्यात्मिकता, यह इसके लिए भी एक बड़ा प्रयोग हो सकता है। हम सब जो बंधु यहाँ जुड़े हुए हैं इस समय इस बैठक में, वे अपनी व्यवस्था के अनुसार इस नेट का, इस हमारा जो वेबसाइट है उसका लिंक सब विद्यालय में यदि भेज दें और सब भैया बहनों तक पहुंच जाए, वे अपने घर में बैठे भी इन चीजों का उपयोग कर सकते हैं। हम सब लोग जानते हैं कि संस्कृति ज्ञान परीक्षा के अंतर्गत एक संस्कृति महोत्सव नाम का कार्यक्रम प्रतिवर्ष होता था। इस वर्ष क्योंकि अपने को कार्य दिवस कम मिलेंगे, इसलिए विद्या भारती ने निर्णय किया है कि तीनों अखिल भारतीय कार्यक्रम इस वर्ष नहीं आयोजित किए जाएंगे, यानी अखिल भारतीय ज्ञान विज्ञान मेला, अखिल भारतीय खेल कूद और अखिल भारतीय संस्कृति महोत्सव, ये तीनों बड़े कार्यक्रम जो अखिल विद्या भारती में होते थे इस वर्ष आयोजित नहीं किए जाएंगे। इसकी रचना स्तर तक हम लोग कर सकते हैं, जहां पर ऐसा यदि लगता है कि उसको परिस्थितियां ठीक हो रही हैं और उसको क्षेत्र तक ले जाया जा सकता है तो क्षेत्र तक ले जा सकेंगे, परंतु अखिल भारतीय स्तर पर नहीं करेंगे, क्योंकि उसके लिए हमारे पास इस बार समय की थोड़ा अभाव होगा। वर्किंग डेज अपने को अगले सत्र में कब मिलने वाले हैं, विद्यालय कब शुरू होंगे, कब व्यवस्थित कक्षाएं चलेंगी, अनुमति मिल भी जाएगी तो उसमें कुछ ना कुछ प्रतिबंध रहेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी होगी, करना होगा, तो अमुक तो सारे निर्णय नियम होंगे। और इसलिए इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए अपने पास जितना समय बचता है उसमें हम वर्तमान परिस्थितियों में, बच्चे अपने घरों में हैं, अभिभावक उनको थोड़ा बहुत समय यदि दे पा रहे हैं तो उनके माध्यम से भी हम अपनी बात, अपना ये वैचारिक अधिष्ठान कि हम केवल बच्चों को परीक्षा पास करा के उनको मार्क्स नहीं मान, हमारा मानना है कि हमारे शिक्षण के माध्यम से विद्यार्थी का अपना जीवन सफल भी होना चाहिए और सार्थक भी होना चाहिए, क्योंकि वह जीवन जो अन्य किसी के, अपने परिवार के, अपने समाज के, अपने देश के काम नहीं आया तो वह सफल भले हो सकता है। आजकल की सफलता का पैमाना बड़ा पे पैकेट, बड़ा बंगला, बड़ी गाड़ी मान लिया जाता है। सफलता तो वह जरूर हो सकती है, परंतु वह जीवन की सार्थकता भी है क्या, इसका जरा विचार करने की भी आवश्यकता है। हम अपने अभिभावकों से भी इस बीच में इस बारे में संवाद कर सकते हैं, हमारे सारे प्रधानाचार्य बंधुओं के बीच में हम इस विषय को रख सकते हैं, ताकि उनके माध्यम से ये विषय अभिभावकों तक जाए। सामान्यतः उनको विद्यालय केवल पढ़ाई का केंद्र, परीक्षा का केंद्र ऐसा दिखाई देता है। यह शिशु मंदिर इससे अधिक, इससे बाहर, इससे आगे बढ़कर कुछ करना चाहते हैं, और जो उनके लिए उनकी आशा का केंद्र है वही हमारे लिए भी आशा का केंद्र है। हम उसको भी उनके कुल के भास्कर को, उनके कुल के दीपक को, ये जो जगत का भास्कर बना रहा है, ये शब्दावली हम लोग खूब उपयोग करते हैं ना हमने, ये करने के प्रयास में हम क्या क्या करना चाहते हैं, यदि हमने इस सारे विषय को उनके सामने रखा तो मुझे लगता है कि हम अपनी बात को उन तक बहुत आसानी से ले जा सकेंगे और हमारा कार्य सफल भी हो सकेगा। इतनी बात निवेदन करते हुए मैं अपनी बात यहाँ समाप्त करता हूँ। सभी को नमस्कार। शायद अपने पास इस दूसरे फेज में कुछ मिनट और होंगे, अगर आप में से किसी का कोई प्रश्न है तो वो कर सकेंगे, अन्यथा मैं वापस विजय पांडे को सौंपता हूँ। सभी को जी जी। अभी बंधुओं के प्रश्न होंगे ऐसा हमारे पूर्णकालिकों के समाधान की दृष्टि से। अभिषेक जी
संभाग निरीक्षकों से कहिए। ठीक है। हाँ जी जी जी। अपने पास लगभग इस सत्र के 7 मिनट बचे हैं, तो मुझे आग्रह करता हूं कि एक एक मिनट में अपने अपने छोटे छोटे प्रश्न और पूछेंगे जी। आलम सिंह उनियाल जी, अल्मोड़ा संभाग प्रमुख, अनम्यूट कर लीजिए। जी आलम जी बताइए। हेलो आलम जी, आवाज आ रही है? जी भाई साहब, मेरी आवाज नहीं आ रही है? जी अब आ रही है, बताइए। प्रणाम भाई साहब। जी नमस्कार आलम जी। आपने बच्चे क्या या मानव के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। अभी तो ऐसा कोई प्रश्न मेरे ध्यान में नहीं है कि मैं आपसे क्या पूछूं। वाह धन्यवाद। या तो आपको ऐसा मैंने बताया उससे सारा समाधान हो गया, या तो आपको लगा कि अब इनसे क्या पूछना। अभिषेक जी, भुवन जी कुछ पूछ रहे हैं। अभिषेक जी, भुवन बोल रहा हूँ। हाँ, जी 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 बताइए। जी भुवन जी, भाई साहब, दर्शन हो मैं रहे कह रहा था, मेरा एक प्रश्न है। आपने कहा कि वीडियो बनाकर भेजो, जी। तो वीडियो के लिए कोई न कोई तो ऐसी सामग्री चाहिए जिसको देखकर ये लोग बनाएंगे ना। मैं सब आचार्य भी, प्रधानाचार्य भी, थोड़ी उस दिशा में मार्गदर्शन कर दीजिए। वीडियो बनाना तो अपने आप में पूरा विधा है, और हमारे अभिषेक नहीं, जी इसमें वीडियो की बात नहीं कुशल कर भी रहा हैं। भाई साहब। जैसे जी जी। सर्वांगीण विकास के लिए। अच्छा, इसको लेकर प्रस्तुति क्या देना? जी जी जी, वो किस रूप में होगा? कहीं विद्यालय अच्छा, ने बनाया हो, कुछ हो, थोड़ा वो समझ में आ जाएगा ना हम सबके भी। मेरा मैं उसके लिए 3 उपाय आपको बता रहा हूँ। एक तो यह है, सभी लोग सुन रहे होंगे, एक तो यह है कि अपना जो ई पाठशाला भोपाल से संचालित होती है, उन्होंने कुछ वीडियोस बनाए हैं। मैं राकेश जी जो वहां हैं उनको मैं निवेदन कर देता हूँ, और यहाँ से अभिषेक जी का परिचय है खूब राकेश जी से। जी जी जी, अभिषेक सबका जी, परिचय है। सबका परिचय है। तो राकेश जी वहां से कुछ इस प्रकार की वीडियोस जो उन्होंने बनाई है, छोटी छोटी वीडियो, 3 मिनट 4 मिनट से ज्यादा की कोई वीडियो उन्होंने नहीं रखी इन विषयों पर। बहुत सारी चीजें हैं जो हम नैतिक आध्यात्मिक शिक्षा की दृष्टि से दिखा सकते हैं। जैसे एक सीरियल उपनिषद गंगा है, उसकी छोटी छोटी क्लिपिंग्स उपलब्ध हैं, ये उनके पास भी उपलब्ध हैं और अपने पास भी उपलब्ध हो सकती हैं, क्योंकि डाउनलोडेबल है। तो इनमें भी छोटे छोटे संकल्पनाओं को लेकर, और आज जैसे जो पंचकोशात्मक विकास का विषय था, यह संयोग से कल रात्रि में जड़ भरत की कथा के साथ उन्होंने प्रस्तुत किया। इसमें रात में 10 बजे आता है। तो इस प्रकार की वीडियोस हो सकती है। कुछ पीपीटी और पीडीएफ भी हो सकती है। उसके लिए हम संस्कृति ज्ञान परीक्षा की जो प्रश्नोत्तरी है बुध वाला, उसमें से भी कुछ अंश को हम पीपीटी के या पीडीएफ के रूप में दे सकते हैं। बालक अपने उस पर पढ़ सकते हैं उसको, वह भी प्रकार हो सकता है। अपने पास रामायण और महाभारत के विभिन्न ऐसे प्रसंग जो उनके जीवन को प्रभावित कर सकते हैं, वे हो सकते हैं। संस्कृत की दृष्टि से कुछ श्लोक और उनकी व्याख्या, इस प्रकार की कुछ चीजें हो सकती हैं। हमारे बीच में से भी कुछ लोग हो सकते हैं, ऐसी भी कुछ चीजों को हम उनको फॉरवर्ड करते हैं। एक दिन में एक सुभाषित भेजना, उसका अर्थ भेजना, संग स्थान पर हम उसको दोहरावाते हैं। यहाँ पर वो दोहराने का काम भी हो सकता है, नहीं तो बालक पढ़ेगा, उसको कहीं ना कहीं स्मरण में कहीं रह जाएगा कि इसके बारे में ये बहुत कठिन ना हो, ऐसा प्रयोग हो सकता है। हम उसको प्राणायाम के कुछ करने को बता सकते हैं प्रतिदिन। परिवार को भी आग्रह कर सकते हैं, माता पिता को, भाई इसको करवाइए, आप लोग भी करेंगे तो स्वस्थ रहेंगे। बाबा रामदेव की स्क्रीन का भी मदद ली जा सकती है। शारीरिक की भी दृष्टि से कुछ बातें बताई जा सकती हैं। तो ऐसी कुछ चीजों को जोड़ते हुए इन बातों में से ही, जैसे मैं अभी का उदाहरण दूं, मान लीजिए मैंने अभी जो 6 बातें कही कि स्वस्थ रहने के लिए, शारीरिक विकास के लिए आवश्यक है, इनको ही अगर हमने एक मैसेज बनाकर व्हाट्सएप कर दिया सभी परिवारों में, तो माता पिता के लिए इन 6 बातों, ऐसा नहीं कि कोई अनजान है, लेकिन यही 6 बातें उन सबको ध्यान में नहीं आती। इस प्रकार की कुछ चीजों से शुरुआत की जा सकती है। तो विभिन्न स्रोतों से हम इसको ले सकते हैं। बाकी राकेश जी को भी मैं आग्रह करूंगा, संस्कृति शिक्षा संस्थान की ओर से भी जो पिछले वर्षों में कार्यशालाएं की गई थी, उनके भी संगीत के कुछ कार्यक्रमों की छोटी छोटी क्लिपिंग्स 2-2, 3-3, 4-4 मिनट की हैं, उनका भी उपयोग कर सकते हैं। वो निःशुल्क उपलब्ध है, आप कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ऐसी कुछ चीजों को उपयोग करके हम ऐसी सामग्री निर्माण करके अपने पास से भेज सकते हैं।